पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। संदीप, एक बार के लिए स्टेप बैक लेते हैं और आपकी नज़र से माहौल को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को पैनिक करना बहुत ही लाजमी है, हो जाते हैं। लेकिन आपके तजुर्बा क्या बताता है, इस तरह की जियोपॉलिटिकल स्पाइक्स जो हैं वो कितना लास्ट करती हैं, कैसा होता है, कैसा करना चाहिए बिहेव इस समय? जैसे हर जियोपॉलिटिकल इशू अलग तरीके का भी जियोपॉलिटिकल इशू होता है। तो काफी लोग ये व्यू देते हैं कि हमने पहले देखा कि इराक में अटैक हुआ या किसी और छोटी मोटी कंट्री में अटैक हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ। लेकिन उसको हम इस इवेंट से कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और दो बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। अगर आप इराक में देखिए तो यूएसए ने जब अटैक किया तो उसके सामने कोई नहीं था। अफगानिस्तान में आप देखिए तो एक वन साइडेड फाइट या वन साइडेड ऑपरेशंस आप कह सकते हैं। तो ये सिचुएशन थोड़ी अलग है। इसमें यूक्रेन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 4-5 करोड़ है, लेकिन बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी कमोडिटीज़ में इनका असर, बार्ले, व्हीट और काफ़ी जैसे गैस पाइपलाइन, तो बहुत सारा डिसरप्टिव इवेंट ये ज़रूर है। अब मार्केट को एक कारण चाहिए होता है करेक्शन का, जब बहुत ज़्यादा एलिवेटेड वैल्यूएशंस होते हैं, जो कि थे। तो इंडियन मार्केट में इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक डिसबिलीफ था या इन्वेस्टर्स में कि इंडियन मार्केट गिर ही नहीं सकते। तो हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली खरीद रहे हैं और एक पॉइंट पे वो जाके ब्रेक हो जाता है। तो अ, अब क्रिटिकल फैक्टर ये हो जाता है कि क्या वो जो डोमेस्टिक फ्लोज थे वो वापस कंटिन्यूड रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी पिछले एक साल में चिप्स या किसी भी चीज में पैसा लगाया, वो अब लॉस में दिख रहे होंगे उनको अपने पोर्टफोलियो। तो ऐसे में काफी टेंडेंसी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की कि थोड़ा बैकआउट कर जाएं, अभी कमिट ना करें, एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है ये कुछ हद तक होगा। तो जहाँ वैसे तो कंसेप्ट सिर्फ का ये है कि आप ऊपर नीचे ना देखिए, लेकिन साइकोलॉजिकली ऐसी चीजें जरूर इम्पैक्ट करती है। तो और जो क्रूड का मूव है, कमोडिटीज का मूव है, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। लाइक इंडिया के लिए जो क्रूड नवंबर में जब पिछले पेट्रोल डीजल के प्राइस रिवाइज हुए थे, $75 था ब्रेंट। आज अगर $103 है, तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट 40% क्रूड का प्राइस चढ़ गया है और पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ाए नहीं गए। तो वो बढ़ाए जाएंगे तो उसका असर इकोनॉमी पे होगा। तो ये सिचुएशन, ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इशू इकोनॉमिक्स का भी इशू है और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का भी इशू है, अर्निंग्स ग्रोथ का भी इशू है। तो अब मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है कि इंडिया पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये अभी कुछ हफ्ते चल सकता है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि एक पैनिक आए और ज्यादा जोर की गिरावट आ जाए और फिर हम कहें कि ये लेवल अच्छे हो गए। तो लेकिन हमें लगता है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन होता है, तो थोड़ा समय भी देना पड़ेगा हमें। तो इस समय आप अपने पोर्टफोलियोज में क्या मन बना रहे हैं? कुछ आपने लिस्ट बनाई है या आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे अभी? हाँ, तो नॉर्मली हम लोग आज के देखते हैं 30 से 35% का कैश में है। तो क्योंकि हम लोग, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो सारा पोर्टफोलियो अभी कभी नहीं बेच सकता। मतलब आप ऐसे सारा बेच के सारा करिए, आप तो भगवान हो जाएंगे फिर। इतनी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब आपको लगता है वैल्यूएशन कंसर्निंग है, तो आप एक लीवरेज ट्रेड में लॉन्ग साइड नहीं रहते, सबसे पहली बात। सेकेंडली, आप कैश पोजीशन बढ़ाते हैं। तो बहुत जो स्टॉक चढ़ गए थे कुछ, उनमें हमने कैश पोजीशन बढ़ाई, तो 30-35% कैश में आए। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि निवेश करने के मौके आएंगे। तो मौके ज़रूर आएँगे और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये कुछ हफ्तों की बात है। अब वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि क्या अगले हफ्ते ही ये समय आ जाएगा कि मार्केट उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ हमें लगता है कि खरीद लेना चाहिए, क्या 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते? तो ये थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब अक्रॉस द बोर्ड वैल्यूएशन रीज़नेबल होनी शुरू हो गई हैं, फ्रॉम बहुत ही एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन से। तो टिपिकली बेस्ट स्ट्रैटेजी अंडर वैल्यूएशन पे खरीदना और ओवर वैल्यूएशन पे बेचना होता है। करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार मौका मिलेगा। जो जो सही समय पे निकले हैं, जो कैश लेके बैठे हैं, वो खरीद पाएंगे। All right, Sandeep, good afternoon. Pleasure to have you on show. Priyanka here. ऐसे में
जहां वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता हो वो खरीदारी करनी चाहिए उन स्टॉक्स में। क्या एक पैरामीटर ये भी हो सकता है, ऑफ कोर्स बिजनेस मॉडल अच्छे होने चाहिए, वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कई सारे स्टॉक्स जो अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं या फिर 200 डीएमए के आसपास हैं, उन पर नजर बनाकर वहां एक वैल्यू पिकिंग की जा सकती है। ऐसे कुछ स्टॉक्स अगर आपके रडार पे आए हो या सेक्टर्स? हमें 200 मूविंग एवरेज ज्यादा ट्रेडर्स के लिए रेलिवेंट होता है प्रियंका जी। तो जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग जनरली वैल्यूएशन देखते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखते हैं और रिस्क जो मार्केट में है उससे रिस्क के हिसाब से कैसा जाएगा स्टॉक वो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मौके आएंगे तो बड़े बैंक्स में मौके आएंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में मौके आएंगे, जैसे मार्केट में गिरावट होगी। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि थोड़ी और गिरावट होनी चाहिए, तो उसमें जैसे L&T जैसा स्टॉक है उस पर नजर रहेगी, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक पे नजर रहेगी, ICICI बैंक जैसे स्टॉक पे नजर रहेगी। ये मैं लार्ज कैप यूनिवर्स से बात कर रहा हूँ। और कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे नजर रहेगी। कमोडिटी इस समय एलिवेटेड हैं, कमोडिटी स्टॉक इतने नहीं गिरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब नॉर्मलसी की तरफ चीजें बढ़ेंगी तो कमोडिटीज में भी एक गिरावट जरूर आएगी। तो लोगों को ये देख के कि अभी क्रूड ज्यादा है या मेटल प्राइसेस ज्यादा है, कमोडिटी स्टॉक्स में अपने आप को ज्यादा नहीं निवेश करना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए क्योंकि ये अपने एलिवेटेड वैल्यूएशन पे है। मिड कैप्स में कई स्टॉक्स काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आने लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से भी 10 से 20% और गिर सकते हैं, तो उसका वेट करेंगे और उस समय निवेश करेंगे। बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, आप काफ़ी डिटेल में हमें समझा रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स कमोडिटी काफ़ी एलिवेटेड है और जिस तरह से आपने ठीक समझाया, बड़े ही कंटिंजेंट सिचुएशन है ये, और अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते के बाद क्या ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी होगी ये नहीं कहा जा सकता। इसी के चलते कमोडिटी एलिवेटेड स्टॉक्स या फिलहाल जो बाजार में मोमेंटम जिन कुछ तमाम चीज़ों में आप देख रहे हैं वहाँ पर जाना सही नहीं होगा। लेकिन संदीप, यही प्रॉब्लम हो जाती है इन सिचुएशंस में, व्यूअर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो हैं, आपाधापी एक मची होती है उनके मन में, क्योंकि इस तरह से हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने पिछले 2 हफ्ते से ट्रेड किया है। ऐसे में कुशनिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि इन तमाम सेक्टर्स पर, इन तमाम स्टॉक्स पर नज़र रखनी है, कुशनिंग ट्रेडर्स, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को आप क्या देंगे? क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में लेकर बैठे हैं, पैनिक सेलिंग ना करें, इस सिचुएशन को समझें और फिलहाल रुकें, उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सुबह से हम यही समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बाजार को रिव्यू कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्लैरिटी आने का वक्त इंतजार करना चाहिए। जी मानसी जी, अब बेचने का समय मुझे लगता है काफी हद तक निकल चुका है। कुछ क्षेत्र या कुछ स्टॉक्स ऐसे जरूर होंगे जो अभी भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर निकल चुका है। अगर आप देखिए काफी मिड कैप स्टॉक्स, बड़े बड़े मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर से 40% गिर चुके हैं। तो अब इन्वेस्टर्स को इसको ऐसे देखना चाहिए कि जो 100 की चीज थी वो 60 पे आ गई है। तो अगर 60 वाली चीज अगले 2 साल में भी वापस 100 में जाती है, ये नहीं अगले 3 महीने में, अगले 2 साल में भी वो वापस 60 वाली चीज 100 पे जाती है, तब भी अगर आप अपना एवरेज रिटर्न देखिए तो वो करीब 30% के आसपास है, और 30% का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो हर बार आपको इवैल्यूएशन जो करनी है वो आज के मार्केट प्राइस पे करनी है, इस पे नहीं करना कि आपने कितने पे खरीदा और अब आपको नुकसान हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है वो तो हो गया, अगर आप बेचेंगे तब वो आपको नुकसान फ्रक्टिफाई हो जाएगा, नहीं बेचेंगे तो वो नुकसान है, लेकिन आपके पास वो वैल्यू है आज के दिन। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अभी बेचने का समय बहुत हद तक निकल चुका है। अब कब खरीदना है, बस यही ये समय है। तो अभी निवेशकों को जो लेके बैठे हैं, जो जैसे फुली इन्वेस्टेड रह गए और निकल नहीं पाए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, यहाँ से हो सकता है 10-15% और गिर जाए, लेकिन अभी मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो लास्ट जैसे अंडर शूटिंग जो होती है वो काफी फास्ट रिकवर हो जाती है, जैसे ओवर शूटिंग जब होती है वो काफी फास्ट गिर जाती है। तो अभी मेरा ये व्यू है कि अभी बेचने का समय नहीं है। जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमी वाइज, सबको मिला के, और अभी हमें बस टाइम करना है कि कब खरीदना है। राइट संदीप, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बेचने का समय तो चला गया है, खरीदने का समय है। बट आपको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, टाइम करना पड़ेगा, अपने कैश को धीरे धीरे इंटेलिजेंटली इस्तेमाल
एक स्टेप बैक लेके ये जानना चाहूँगा कि मैक्रो कितना ख़राब हो सकता है हमारा इस चक्कर में, जो क्रूड एलिवेटेड हो जाए, कमोडिटी सारे एलिवेटेड हो जाएंगी। वैसे ही हमने Q3 में ज़बरदस्त मार्जिन प्रेशर देखा बहुत अक्रॉस द बोर्ड। वो जो ये उम्मीद हो रही थी शायद Q4 में पीक होगा, तो ये तो पीक होना टल जाएगा, तो ये 2-3 क्वार्टर और रह सकते हैं, तो ये भी मामले को थोड़ा ख़राबी करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी राय? या आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज के दिन पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर एनालिस्ट अगले साल के लिए भी 18 से 20% अर्निंग ग्रोथ बिल्ड इन कर रहे हैं निफ्टी के लिए। लेकिन जिस तरह से क्रूड के प्राइस है, अब हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि 102 रहेगा अगले साल, 102 पूरे अगले एक साल में 102। इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज वगैरह का बिल्ड इन है, और हो सकता है ईरान डील हो जाए तो उसका असर कुछ नेगेटिव साइड से आएगा, तो फिर तो हो सकता है कि एवरेज प्राइस इससे कम रहे। लेकिन ओवरऑल क्रूड $100 पे इंडिया के लिए बिल्कुल किसी हिसाब से अच्छा नहीं है। मतलब आजकल इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होती समहाउ, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इम्पोर्ट ही हो रहा है हमारा, और इसका असर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, इन्फ्लेशन पे, क्योंकि इसके 2-3 तरह से इन्फ्लेशन इफेक्ट होती है कि पहले पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ते हैं, फिर उसके बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते हैं, तो उससे और कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है चीजें उनके प्राइस बढ़ते हैं। तो ये सिनारियो इतना अच्छा नहीं है। तो इसका रिवर्सल होगा, और कुछ मैक्रो रिवर्सल होगा, जैसे अगर फेड टाइटनिंग शुरू होती है और वो लोग अग्रेसिवली कहते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन पे बहुत जोर की असर करें, हमारा फोकस वही है। तो अगर ये सब होता है तो हो सकता है कमोडिटीज थोड़ी नीचे आ जाए, तो अभी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अगले साल के ग्रोथ प्रॉफिट प्रोजेक्शंस हैं, वो मुझे लगता है कि थोड़े डिसअपॉइंटमेंट उसमें आ सकती है। संदीप, क्या ये व्यू इस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि जिन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि जिनके यूरोपियन ऑपरेशंस, जिन कंट्रीज़ में यूरोपियन ऑपरेशन है, जिन स्टॉक से डायरेक्टली जिनका लेना देना है या फिर ओवरसीज सब्सिडरीज हैं, उन पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है इस वक्त। ऑफकोर्स सारे सेक्टर्स इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग टू इट। लेकिन इक्विटीज़ में अगर आप देखें तो इस वक्त टाटा मोटर्स अच्छा खासा 9% वीक हुआ है। आप तमाम वो स्टॉक्स देखें जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेना है, वहाँ यूरोपियन कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा लेना देना है, वहाँ पर आपको ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। विल दैट बी अ फेयर वे टू जज इट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रशिया में बहुत प्रॉब्लम होगी, पेमेंट की बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि काफी एसेट फ्रीजेज होंगे, सेंट्रल बैंक रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो जिन कंपनी का रशिया से ज्यादा रिलेशन है, वहाँ का टर्नओवर 10-15% टॉप टर्नओवर है, तो उन कंपनी पे जरूर असर आएगा। पूरे यूरोप पे इतना असर शायद ना आए, क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के बॉर्डर के आगे ये सारा क्राइसिस जाएगा। तो सेंटिमेंटल असर जरूर होगा, लेकिन एक्चुअल असर शायद ना आए उसका बाकी कंपनीज का, जिनके काफी ऑपरेशन बाकी यूरोप में है, लेकिन उनका रशिया यूक्रेन से ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो ऑफकोर्स पैनिक का वक्त ज़रूर है, लेकिन ना पैनिक बाइंग करनी चाहिए और ना पैनिक सेलिंग करनी चाहिए। ये दो फंडामेंटल्स होते हैं बाजार के ऐसे टफ टाइम पर। शुक्रिया संदीप, आस्क संदीप सब्रवाल.com के संदीप सब्रवाल आज हमें अपना समय देते हुए और अपना एनालिसिस शेयर करते हुए। फिलहाल वक्त